लास्ट वीडियो में हमने क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम और दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, सेक्शन फार्मूला, ये सब देखा था, है ना। अब हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो देखो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस है ना। अब कोई स्ट्रेट लाइन है जो इस तरीके से सपोज ये निकल गई, ये कोई लाइन है L, है ना। लाइन एक्सिस ऑफ x से और इसकी पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी कहलाती है, x एक्सिस के ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन मानी जाती है, और बिलो डायरेक्शन जो होती है, मतलब ऐसे जब हम नापते x एक्सिस से, अगर आप x एक्सिस से नीचे की तरफ आ रहे हो तो ये नेगेटिव डायरेक्शन कहलाती है। तो अगर कोई लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में थीटा एंगल क्रिएट करे, किससे, एक्सिस ऑफ x से ही नपेगा थीटा एंगल यहां से, और किससे, पॉजिटिव डायरेक्शन से, है ना। तो इस एंगल की टेंजेंट को ग्रेडियंट ऑफ लाइन बोलते हैं। ग्रेडियंट, इसका एक और नाम है क्या, स्लोप। हाँ, तो इफ अ लाइन मेक्स एंगल थीटा with the positive direction from x axis, है ना, then gradient of line किससे शो करते हैं इसको, m से शो करते हैं। m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ अ लाइन। ग्रेडियंट या फिर स्लोप भी इसका नाम है। क्लियर। अच्छा देखना, y एक्स, ये ओरिजिन है, ये जो y एक्सिस से लाइन जो भी सेक्शन काटते हुए जा रही है, ये इसको c से शो किया जाता है। इंटरसेप्ट, इसको क्या बोल देते हैं, इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, इट इज डिनोटेड बाय c। और अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन में क्रिएट करेगा इंटरसेप्ट, मान लीजिए लाइन ऐसी जाती, तो अब ये c ये बनता, तो ऐसी कंडीशन में c को नेगेटिव लेना चाहिए अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो, और पॉजिटिव तो इंटरसेप्ट मेड फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस इज डिनोटेड बाय c। और अगर इंटरसेप्ट नेगेटिव डायरेक्शन में कट हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में इंटरसेप्ट को नेगेटिव शो करना चाहिए, -c लेना चाहिए। क्लियर, ठीक है। तो ये कहलाती है क्या, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। अब देखना, मान लीजिए लाइन दो पॉइंट से होकर जा रही है, ये कोई लाइन है पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, सपोज एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B। तो अगर पॉइंट बस है आपके पास तो भी हम लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। इसका एंगल नहीं दिख रहा है कि कितना बना रही है, लेकिन पॉइंट बस हो हमारे पास तो भी स्लोप निकल आएगा, है ना। ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स x1 y1। पॉइंट के नाम कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मैंने फिगर में a और b नाम दे दिया है, तो मैं यहाँ पर भी a और b लिख रहा हूँ। अगर ये p q r s जो भी नाम दे सकते हो आप, कोई भी। पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स a x1 y1 एंड b x2 y2, है ना। तो ग्रेडियंट निकलेगी कैसे, m इज इक्वल टू, आप क्या करें, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर दें, तो ग्रेडियंट या स्लोप निकल आएगी दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की। एंगल की ज़रूरत ही नहीं है।
थीटा ना भी हो, 2 पॉइंट से बस पता हो कि 2 पॉइंट से लाइन जा रही है, तो भी हम उसकी स्लोप या ग्रेडियंट पता कर सकते हैं। यह फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्लियर? नंबर जो भी है आप इसमें देते चलना है ना। लाइन के लिए मैं इसको नंबर 1 फिर से दे रहा हूं, नंबर 2। अब देखना इसी लाइन का इक्वेशन क्या होगा। सब इससे पहले तो देखो, जैसा कि आपने छोटी क्लासेस में 10th में भी मैंने आपको बताया था, इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। हाँ, तो हमने देखा था कि 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन कहलाता है। क्लास 10th इसका ग्राफ मेथड से अपन ग्राफ भी खींचते थे। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। ये लाइन का जनरल इक्वेशन है ना। जनरल इक्वेशन का मतलब क्या होता है समझते हो? कि कोई भी इक्वेशन आपको गिवन होगा तो उसका कंपैरिजन इस इक्वेशन से होगा, लाइक दिस। तो जिसका कंपैरिजन हम जिस इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन को कंपेयर करते हैं वो उसका जनरल इक्वेशन कहलाता है। तो जो भी आपको गिवन इक्वेशन होगा वो इस फॉर्म से कंपेयर होगा। ठीक है, तो ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए और बी और सी कोई भी कांस्टेंट है, एनी रियल नंबर हो सकते हैं ये। ठीक, तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन हो गया। अब इसी में आपको पता था इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, किसी को याद है? y इक्वल 0, बिल्कुल ठीक। एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लोगे y नहीं होगा उसमें, तो एक्स एक्सिस की पहचान होती है y बराबर 0, है ना। फिर इक्वेशन ऑफ y एक्सिस भी आपको ध्यान होगा, ये सब हम यूज़ कर चुके हैं लास्ट ईयर। x इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होता है। अच्छा, आपको ये ध्यान है क्या कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, ये है एक्स एक्सिस, तो यहां से चली गई है, यहां से चली गई, क्या? बिल्कुल आसान होता है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या है? हाँ, क्यों होता है ये? क्योंकि ये 0 0 से जाती है। अब इसके पैरेलल होगी तो 0 0 से ना जाके किसी और पॉइंट से जाएगी, इतना ही बस फर्क होगा। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस b या प्लस माइनस a, समथिंग एल्स रख दो, 0 की जगह कोई दूसरा नंबर आएगा। देखो फॉर एग्जांपल ये 0 है, ये 1 है, लाइन इधर से चली गई तो हम इसको बोलेंगे y इक्वल 1 लाइन हो गई है। पॉइंट 0 2 से चली गई कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल ऐसी, तो वो हो जाएगी क्या? y इज इक्वल टू 2। यहाँ नीचे से चली गई तो y इज इक्वल टू -2। तो ऊपर से भी पैरेलल जा हो सकती है और नीचे से भी पैरेलल हो सकती है। अगर x एक्सिस के बिलो है लाइन तो उसमें माइनस आएगा, और अगर x एक्सिस के अबव है पैरेलल लाइन तो उसमें प्लस आएगा। इसलिए मैंने दोनों साइन लगा रखे हैं, प्लस माइनस भी। क्लियर? तो ये बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या बनेगा? हाँ, x इज इक्वल टू प्लस माइनस समथिंग एल्स, तो वहाँ b यूज़ कर लिया है तो यहाँ a कर लो। इससे कुछ नहीं होता कि आपने यहाँ a ले लिया, यहाँ भी कुछ भी, कोई भी अक्षर ले सकते हो, ये नंबर होंगे एक्चुअली कोई भी। क्लियर? तो ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस होते हैं। तो जनरल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, है ना। और इतना नोट करो तो फिर आगे पे बताऊँ मैं। तो अब देखना, जनरल फॉर्म तो देख लिया आपने, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखो उस लाइन का इक्वेशन जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल थीटा क्रिएट करती है, मतलब जिसकी ग्रेडियंट m है, और जो y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में c इंटरसेप्ट कट कर रही है, ऐसी लाइन L का इक्वेशन फाइंड करना। क्लियर? तो इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन whose gradient
ग्रेडियंट अब जानने लगे आप, m tan थीटा है ना, हुज ग्रेडियंट इज m एंड विच कट gradient of and which cuts intercept C from in positive direction of y-axis। ऐसी लाइन का इक्वेशन जिसकी ग्रेडियंट m है और जो c इंटरसेप्ट कर रही हो पॉजिटिव डायरेक्शन में y एक्सिस से, इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हाँ, ये है लाइन का इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m ग्रेडियंट ऑफ लाइन, c इंटरसेप्ट, जैसे इंटरसेप्ट मान लीजिए 3 का है और ग्रेडियंट 2 है तो m की जगह 2 आ जाएगा, c की जगह 3, लाइन बन जाएगी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ऐसे क्लियर। अब मान लीजिए ये लाइन ओरिजिन से जाएगी तो, ओरिजिन से चली गई लाइन तो क्या होगा भाई, देख के बता सकते हो? ओरिजिन तो y से जो इंटरसेप्ट कटा है वो आएगा ही नहीं, कहाँ c 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स, सी नहीं रहेगा उसमें। हाँ, तो यहाँ से एक चीज़ और पता चली आपको कि जो भी लाइन ओरिजिन से जाएगी उसमें देखो आप कांस्टेंट टर्म नहीं होगा भाई, x है y है, कांस्टेंट कोई टर्म नहीं है। तो ये पहचान है ओरिजिन से जाने वाली लाइन की। जैसे किसी ने लिख दिया 2x प्लस 3y बराबर 0 लाइन का इक्वेशन है, तो हमने देखा x है y है, कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, 0 है, खट से समझ जाओ कि ये लाइन ओरिजिन से जाती है। देखते ही पहचान जाइए आप कि ये 100% श्योर है कहाँ से जा रही होगी, ओरिजिन से। तो ऐसे हम इक्वेशन देख के ही पहचान सकते हैं कि वो ओरिजिन से जा रही है कि नहीं जा रही। और इसी में इक्वल में 3 लिखा है तो इसका मतलब है ये ओरिजिन से नहीं जा रही है। समझ में आया? तो ऐसे हम इक्वेशन देख बस के बता सकते हैं कि लाइन ओरिजिन से जा रही है कि नहीं जा रही। ठीक, अब देखना, तो लाइन का इक्वेशन ग्रेडियंट के फॉर्म में ये होता है ना। अब मान लीजिए एंगल बिटवीन 2 लाइन्स हमको फाइंड करना है। लाइन का इक्वेशन, पहली लाइन सपोज m1x प्लस c1 है और दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। एक लाइन ये जा रही है, दूसरी लाइन ये है ना। इनके बीच का एक्यूट एंगल फाइंड करना, लाइन L1 लाइन नंबर 2 ये है ना। तो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स दिस एंड दिस, तो इफ एंगल बी थीटा देन इनके बीच के एंगल निकालने का फॉर्मूला होगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। हाँ, आपको लग रहा होगा कि सर बोल रहे हो माइनस बना रहे हो पता नहीं क्या, है ना। इस माइनस का मतलब होता है, मैंने क्या बोला, एक्यूट एंगल निकाल रहे हो अगर आप, तो एक्यूट एंगल तो पॉजिटिव होते हैं हमेशा बिलो 90। तो ये निशान ये बोलता है कि अगर m1 ग्रेटर है और m2 छोटा है तो m1 माइनस m2 होगा, नहीं तो m2 माइनस m1 कर देना यार, जो बड़ा हो उसमें से छोटा माइनस करना है। इस निशान का मतलब ये होता है, ये माइनस मतलब हाँ ये पलट सकता है, m2 माइनस m1 भी लिख सकते हो यहाँ, अगर m2 ग्रेटर है m1 छोटा है तो नेगेटिव साइन ना आए। इसी को लिखने का एक तरीका ये होता है कि आप मोड लगा दो,
फिर माइनस ओरिजिनल वाला माइनस लगा सकते हो। मॉडुलस का मतलब तो समझते ही हो गया आप कि माइनस भी आएगा तो क्या हो जाएगा वो प्लस। अगर एक्यूट एंगल कहा है तब ये जरूरी है, और सिर्फ एंगल निकालना है तो वो एक्यूट भी हो सकता है। ये एक्यूट है तो अगला वाला ऑब्ट्यूज बनेगा, ये एंगल भी तो निकाल सकते हैं हम। तो एक्यूट एंगल बोले तब ये जरूरी होता है, अदरवाइज हम सीधे m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फॉर्मूला है। इसी में देखो दो कंडीशन, इफ लाइन 1 परपेंडिकुलर लाइन 2, दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो। हाँ, तो परपेंडिकुलर का मतलब आपको पता है बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। इसमें रख के देखना, tan 90 इनफाइनाइट होता है, tan 90 इनफाइनाइट को आप 1/0 भी लिख सकते हो, 1/0 क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आपको मिलेगा m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 मिलने लगेगी भाई, मिलेगा। हाँ, दिख गया कि नहीं? हाँ, यहाँ रख के देख ले, 1/0 रखोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 0 हो जाएगा, इसका 1 में होगा, तो 1 + m1 m2 = 0, तो 1 मैंने 1 का साइड चेंज करके लिख दिया। मतलब अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनकी ग्रेडियंट का प्रोडक्ट कितना होता है? -1 होता है। हाँ, तो दो लाइन की ग्रेडियंट है, हमने उनका प्रोडक्ट करके देखा, अगर -1 आ रहा है का मतलब है लाइन कैसी है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब देखना इसी में दूसरा, इफ लाइन 1 पैरेलल टू लाइन 2, अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इस कंडीशन में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। पैरेलल लाइंस के बीच कोई एंगल नहीं होता, 0 डिग्री का एंगल बनता है, राइट। tan 0 0 होता है। अब साइड चेंज करोगे तो आपको मिलेगा m1 = m2। चेक कर लें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनकी ग्रेडियंट एक जैसी होगी। तो ये तो आप भी समझ सकते हैं, ये देखो जरा, ये वाली लाइन मान लीजिए 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अब इसके पैरेलल कोई लाइन आप खींचोगे तो वो भी एंगल 38 का ना बनाएगी, तब तो पैरेलल हुई वो। पैरेलल लाइन करस्पॉन्डिंग एंगल एक जैसे बनेंगे ही बनेंगे, तो इसलिए ग्रेडियंट एक जैसी होती है पैरेलल लाइंस की। ठीक है, तो ये तो हो गया इस फॉर्म में है, मान लीजिए, थोड़ा सा नोट करो फिर बताते हैं आगे। मान लीजिए लाइन के इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है ना, तो इफ जनरल इक्वेशन है, पहली लाइन है a1x + b1y + c1 = 0, जैसा कि 10th में होती थी जनरल इक्वेशन, और दूसरी है a2x + b2y + c2 = 0, और इनमें हमको परपेंडिकुलर और पैरेलल देखना है। तो यही कंडीशन m1 m2 की ही देखना है। इफ लाइन 1 परपेंडिकुलर लाइन 2, तो m1 × m2 = -1, इन दोनों इक्वेशनों में ऐसा देखेगा, a1 a2 + b1 b2 = 0 आएगा। फिर पैरेलल की कंडीशन अगर जनरल इक्वेशन है तो ऐसी लगा सकते हो आप, दोनों एक ही है। m1 परपेंडिकुलर की कंडीशन m1 × m2 = -1, है ना, इसमें लगाओगे तो ये बन जाएगा। लगा के देखो, इसको अगर मैं इस फॉर्म में बदलूं तो आप इसका साइड चेंज करोगे ना, तो -a1 जाएगा वहाँ, और फिर b1 का साइड चेंज करोगे तो -a1/b1 आएगा, m1 आएगा कि नहीं, पहली लाइन की ग्रेडियंट। इसकी ग्रेडियंट निकालो, तो ग्रेडियंट कैसे निकलती है, इस फॉर्म में बदलने से ग्रेडियंट पता चलेगी आपको। y = में अगर मैं इसको बदलूंगा तो इन दोनों का साइड चेंज करना पड़ेगा ना, ये बोल रहा हूँ मैं। b1y बराबर आएगा -a1x - c1, फिर b1 का भी साइड चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इस फॉर्म में y अकेला होता है, तो ये जाके वहाँ -a1/b1 x और -c1/b1 हो जाएगा। तो अगर अब इसको कंपेयर करो आप, तो y = m1 की जगह कितना दिख रहा है आपको,
हाँ यही मैं बोल रहा था कि m1 की वैल्यू -a1/b1 हो जाएगी। सिमिलरली m2 कितना हो जाएगा, -a2/b2 होगा कि नहीं। अब इन दोनों का प्रोडक्ट तो -a1/b1 इंटू -a2/b2 की वैल्यू -1 होती है परपेंडिकुलर में। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो यही मिलेगा, चेक कर लो, माइनस माइनस प्लस a1a2 और ये वहाँ जाके इज इक्वल टू -b1b2, साइड चेंज करेंगे तो ये आया कि नहीं। हाँ तो है कंडीशन वही है कंडीशन वही दिखने लगेगी ऐसे अगर जनरल फॉर्म में है तो। इफ लाइन 1 पैरेलल लाइन 2 है ना, तो आपको ध्यान होगा पैरेलल लाइन है ना, तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 होता था, याद आया क्लास 10th कंडीशन। डज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो पैरेलल और तीनों इक्वल तो कोइंसिडेंट, दोनों कंडीशन में ये तो कॉमन ही रहता था। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन वही है जो 10th में लगाते थे, ये लगा सकते हो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। क्लियर। तो ये इस फॉर्म में हो गया। अब देखना है इसी में एक शॉर्टकट मेथड। मान लीजिए कोई लाइन है आपकी ax, इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जनरल इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0। आपको ये लाइन गिवन है, इसके पैरेलल दूसरी लाइन का इक्वेशन हमको निकालना है। हाँ तो शॉर्टकट तरीका या सीधा तरीका निकालने का, पैरेलल लाइन की पहचान होती है कि x और y एक जैसे होते हैं। पैरेलल लाइनों में x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों लाइनों में एक जैसा मिलेगा आपको, है ना। तो इसकी पैरेलल लाइन बनाना है ना आपको, तो ax और by सेम रहने दो, कांस्टेंट टर्म बदल दो कुछ और, तो बन गई पैरेलल लाइन का इक्वेशन। किसी लाइन के पैरेलल लाइन निकालना है, x और y सेम रहने दीजिए क्योंकि दोनों की ग्रेडियंट एक जैसी होती है। तो ग्रेडियंट एक जैसा मतलब क्या, a और b एक जैसा। ग्रेडियंट में a और b ही तो आए होंगे, अब भी निकाला था मैं m1 में, तो ये एक जैसे रहेंगे। केवल क्या बदल जाएगा, कांस्टेंट टर्म बदल दो आप, तो पैरेलल लाइन निकल आएगी। क्लियर। अब मान लीजिए इसी के परपेंडिकुलर लाइन निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। तो परपेंडिकुलर का इक्वेशन निकालना है तो क्या तरीका होगा, आप x और y के कोफिशिएंट बदल दो, मतलब b आ जाएगा x के साथ, a चला जाएगा y के साथ, और दोनों के बीच का साइन बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो। हाँ कांस्टेंट टर्म तो बदलनी ही है, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर लाइन भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं देख रहा। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन निकालने का तरीका क्या होगा, यहां लिख दे रहा हूं मैं। इसके परपेंडिकुलर निकालना है तो x और y के कोफिशिएंट एक्सचेंज कर दीजिए, तो b आ जाएगा x के साथ, a चला जाएगा y के साथ, दोनों के बिटवीन साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो प्लस कर दो, और कांस्टेंट टर्म तो चेंज होगी ही होगी, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर लाइन भी निकाल सकते हो आप, पैरेलल लाइन भी। अच्छा ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये देखो इसके कारण, अगर आप इसका साइड चेंज करो तो m1 तुमको मिलेगा -1/m2। मतलब अगर एक लाइन की ग्रेडियंट m1 है तो उसकी जो परपेंडिकुलर लाइन की ग्रेडियंट होगी वो नेगेटिव और रेसिप्रोकल होगी, राइट। यही मतलब हुआ ना इसका। तो मैंने भी क्या किया, नेगेटिव और रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल में कोफिशिएंट पलट गए और नेगेटिव में साइन पलट गया, तो डायरेक्ट हो गई मेथड ऐसे, ये ना लगा के ये लगा सकते हैं, दोनों बात एक ही है। क्लियर। तो ऐसे आप किसी लाइन के पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन निकाल सकते हैं। इसके बाद देखेंगे हम क्या,
एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो एक सिंगल पॉइंट से होकर पास हो रही है, x1 y1, एक पॉइंट से। देखो जो इक्वेशन में x और y यूज करते हो आप, ये वेरिएबल, ये एक पॉइंट वेरिएबल पॉइंट P तो लाइन में होता ही है, x और y, इसको काउंट नहीं करते, लेकिन अपन ये पॉइंट तो रहेगा नहीं, तो इक्वेशन में x और y कहां से आ गए फिर? तो जो इक्वेशन में x और y होता है वो पॉइंट वेरिएबल पॉइंट कहलाता है। इसके अलावा एक पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन, ये मतलब होता है इसकी काउंटिंग किसी भी पॉइंट में नहीं होगी, इसलिए मैं इसको बनाता भी नहीं बना रहा हूं। सिंगल पॉइंट से जाने वाली लाइन, एक ही पॉइंट से, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन विच passes through one point x1 y1 and whose gradient का पता होना जरूरी है, bm, जिसकी ग्रेडियंट m है और जो एक सिंगल पॉइंट से जा रही है। इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये सिंगल पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन। ठीक, अब देखना उस लाइन का इक्वेशन जो दो पॉइंट से जा रही हो, हाँ, इक्वेशन ऑफ द लाइन विच passes through two points, suppose a x1 y1 and b x2 y2। तो इक्वेशन होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू, अब भी आपको बताया था दो पॉइंट से जाए तो ग्रेडियंट हम खुद निकाल सकते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन m2 माइनस m1 से, तो ग्रेडियंट की जगह ये रख दो, बाकी लाइन सेम। तो दो पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन हो गया ये। दो पॉइंट से जा रही है लाइन तो m की जरूरत नहीं पड़ती ना हमको, हम m खुद निकाल सकते हैं। क्या बताया था फॉर्मूला अभी? हाँ, तो इसकी जगह इसका फॉर्मूला ही तो रख दिया मैंने, हो गया, लाइन एक जैसे। ठीक है, अब देखना ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, उस लाइन का इक्वेशन, ये ओरिजिन है, ये जो एक्सिस ऑफ x से इंटरसेप्ट a कट कर रही हो और एक्सिस ऑफ y से इंटरसेप्ट b कट कर रही हो। ये पॉइंट a है, ये b है, और ये ओरिजिन तो है। तो ये लाइन फिर एक राइट ट्रायंगल बनाते हुए चली जाएगी, दोनों एक्सिस से इंटरसेप्ट कट कर रही है ना। तो ये वाला पॉइंट a0, पॉइंट a कितना हो जाएगा, x एक्सिस पर a डिस्टेंस, तो a0, और पॉइंट b कितना होगा, 0b। y एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा तो x नहीं रहता उसमें, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन होगा, इसको क्या बोल देते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ये इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाता है ना। मतलब क्या, इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट्स इंटरसेप्ट a फ्रॉम x एक्सिस एंड इंटरसेप्ट b फ्रॉम y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन होता है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है लाइन का। क्लियर? इसके बाद नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। नॉर्मल फॉर्म का मतलब क्या होता है वो देख ले यहां पर, ओरिजिन x एक्सिस y एक्सिस, उस लाइन का इक्वेशन, ये जा रही है लाइन, है ना, जिस पर ओरिजिन से ड्रॉन परपेंडिकुलर
की लेंथ p हो, इक्वेशन ऑफ दैट लाइन ऑन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन इज p एंड द परपेंडिकुलर ये है, परपेंडिकुलर को नॉर्मल भी बोलते हैं, इसलिए इसको नॉर्मल फॉर्म नाम दिया गया है। एंड द नॉर्मल मेक्स एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लाइन जो एंगल बनाती है वो थीटा होता है, ध्यान से। अल्फा कौन है? परपेंडिकुलर ने जो एंगल बनाया है किससे? एक्स एक्सिस से, वो है अल्फा, है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब क्या? इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन is P and angle made by perpendicular from x axis B अल्फा, है ना। इक्वेशन होता है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। यह है नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन भाई, क्लियर। तो ये अदर फॉर्म है लाइन के।